हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, चोलों का प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण दीजिए। पहला प्रश्न क्या है कि चोलों का प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण दीजिए, अथवा मैं आपको पूछ सकता है चोलों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। कहने का अर्थ यह है कि दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैंने इस प्रकार से इसका आंसर बताया है कि दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग ये आंसर लिखोगे, दोनों में सटीक बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर चोलों का प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था और सांस्कृतिक उपलब्धि कैसा था, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना है भूमिका। क्या लिखना है? भूमिका। और भूमिका में लिखना है इस प्रकार से। ठीक है, देखिए लिखना है, चोल राजवंश प्राचीन भारत का एक सुप्रसिद्ध राजवंश था। अगर हम लोग चोल राजवंश की बात करें, किसका? चोल राजवंश की अगर बात करें तो चोल राजवंश जो है ना दोस्तों, प्राचीन भारत का एक सुप्रसिद्ध राजवंश था। क्या था? सुप्रसिद्ध राजवंश था। कहा गया है कि दक्षिण भारत तथा उसके आसपास के अन्य क्षेत्रों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। में कहा जाता है कि दक्षिण भारत और उसके आसपास के अन्य देशों में जो तमिल चोल शासक थे, उन्होंने क्या किया? 9वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी के बीच में एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का स्थापना किया था। किसने? चोल शासकों ने। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भूमिका में लिख देना है। आगे क्या लिखना है? आगे आपको पॉइंट बना के लिखना है कि चोल वंश के बारे में इतिहास में अधिक जानकारी नहीं मिलता है। अगर हम चोल वंश की बात करें ना, तो इतिहास में जो है ना इसका अधिक जानकारी नहीं मिलता है, लेकिन यह माना भी जाता है कि पल्लव वंश के पतन के दौरान जो है ना चोलों ने अपने राज्य की स्थापना किया था। ऐसा कहा जाता है कि पल्लव वंश के पतन के दौरान चोलों ने क्या किया था? अपने राज्य की स्थापना किया था। मीन्स चोल राजवंश की स्थापना किया था। परंतु हुआ क्या था, उस समय जो है ना पांड्य वंश जो है वहां पे आया था और चोल वंश का अंत कर दिया था। पांड्य वंश के शासकों ने चोल वंश का अंत कर दिया। ठीक है, और अब कहा जाता है कि वास्तविक रूप से जो है ना चोल वंश का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था? 9वीं शताब्दी से हुआ। कब हुआ था? 9वीं शताब्दी से। ठीक है, तो कोई अगर आपको पूछता है कि वास्तविक रूप से चोल राजवंश का उत्पत्ति जो है वो कब हुआ था, तो 9वीं शताब्दी से हुआ था। कब? 9वीं शताब्दी से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि विजयालय ने 850 ईस्वी में पुनः चोल साम्राज्य की स्थापना किया। विजयालय ने क्या किया था? 850 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, चोल साम्राज्य की स्थापना किया था। कहा जाता है कि इस समय विजयालय पल्लवों के सामंत के रूप में उरेयूर के निकट क्षेत्रों में शासन करता था। इस समय जो है ना विजयालय क्या करता था? पल्लवों के सामंत के रूप में जो है ना उरेयूर के निकट क्षेत्रों में शासन करता था वो। ठीक है, कौन? विजयालय, है ना। और उस दौरान क्या हुआ कि इस समय पांड्यों और पल्लवों के बीच में आपसी संघर्ष चल रहा था। इसमें क्या हुआ? पांड्यों और पल्लवों के बीच में क्या चल रहा था? आपसी झगड़ा चल रहा था। ठीक है, तो इसका फायदा उठा करके विजयालय ने क्या किया? चोल राजवंश का स्थापना कर दिया। तो वही कहा गया कि जिसका लाभ उठा करके विजयालय ने क्या किया? पल्लवों से तंजीर को छीन लिया और वहां पर जो है ना राजतंत्र स्थापित कर दिया। कहने का अर्थ यह है कि अपना राज्य वहां पे स्थापित कर दिया कि ये जो है हमारे कब्जे में आ गया। ठीक है, कौन कर लिया था? विजयालय ने। मीन्स वहां पे चोल राजवंश का स्थापना कर दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि चोल साम्राज्य का प्रमुख राजा, चोल राजवंश जो था इसके प्रमुख राजा कौन से थे। ठीक है, इसमें से हम लोग कह सकते हैं कि चोल राजवंश का प्रमुख उपलब्धियां भी कह सकते हैं, है ना। तो देखिए चोल राजवंश का सबसे प्रमुख जो राजा था वो कौन था? विजयालय। कौन था? विजयालय। कहा जाता है चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? विजयालय ने किया था। उन्होंने 8वीं शताब्दी में तंजीर साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और पल्लवों को हरा करके शक्तिशाली चोलों का उदय किया। कहने का अर्थ यह है कि विजयालय ने क्या किया? 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और पल्लवों को हरा करके जो है ना शक्तिशाली चोलों का उदय किया। ठीक है, मीन्स चोल राजवंश का उदय किया। इसलिए इसने तंजौर को चोल साम्राज्य की पहली राजधानी बनाया था। इसलिए जो है ना इसने तंजौर को भी क्या बनाया था? चोल साम्राज्य का पहला राजधानी बनाया था। किसने? विजयालय ने। ठीक है, इसके बाद आता है कौन? आदित्य प्रथम। कौन आता है? आदित्य प्रथम। कहा जाता है कि विजयालय के बाद आदित्य प्रथम साम्राज्य का शासक बना। विजयालय के बाद जो है आदित्य प्रथम जो है ना चोल राजवंश का क्या बना था? शासक बना था। उन्होंने राजा अपराजिता को हराकर, ठीक है, उनके शासन काल में साम्राज्य को भारी शक्ति प्राप्त हुआ। ठीक है, कहा जाता है कि उन्होंने क्या किया?
राजा अपराजित को हराया था। ठीक है, और उनके शासनकाल में अगर बात करें, विजयालय के बाद मीन्स आदित्य प्रथम के शासनकाल में बात करें तो इनके शासनकाल में जो है ना साम्राज्य को भारी शक्ति प्रदान हुआ था। मीन्स इनके शासनकाल में जो चोल राजवंश था वो शक्तिशाली हुआ था। उसने उडुम्बों के साथ पांड्य राजाओं पर विजय प्राप्त किया और क्षेत्र में पल्लवों की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया। इन्होंने क्या किया, उडुम्बों के साथ पांड्य राजाओं पर विजय प्राप्त किया और क्षेत्र में जो है ना अपने क्षेत्र में जो है पल्लवों की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। किसने, आदित्य प्रथम ने। ठीक है, फिर तीसरा में आते हैं राजेंद्र चोल। कौन आते हैं, राजेंद्र चोल। कहा जाता है कि वह शक्तिशाली साम्राज्य चोल का उत्तराधिकारी बना। ये जो है मीन्स राजेंद्र चोल जो है चोल राजवंश का एक उत्तराधिकारी बना। ठीक है, राजेंद्र प्रथम गंगा तट पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। राजेंद्र प्रथम जो है गंगा के तट पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें प्रसिद्ध रूप से गंगा का विजेता कहा जाता था। इनको जो है क्या कहा जाता था, प्रसिद्ध रूप से जो है ना गंगा का विजेता भी कहा जाता था। इनको कई उपाधियां भी दिया गया है। ठीक है, देखिए आगे कहा गया है कि उनकी नई साम्राज्य की राजधानी को गंगईकोंड चोलपुरम कहा जाता था। उनकी नई जो साम्राज्य की राजधानी थी उनको क्या कहा जाता था, गंगईकोंड चोलपुरम। ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया है ना, कहा जाता है कि उन्हें गंगईकोंडा की उपाधि मिला था। मीन्स इनको जो है ना, इनको राजेंद्र चोल को जो है गंगईकोंडा का उपाधि भी मिला था। इस काल को चोलों का स्वर्णयुग कहा जाता है। मीन्स ये जो काल था, राजेंद्र चोल का जो काल था, इनको क्या कहा जाता था, चोलों का स्वर्णयुग कहा जाता है। उनके शासनकाल के बाद राज्य में व्यापक पतन हुआ। ठीक है, उनके शासन के बाद मीन्स राजेंद्र चोल के बाद जो है ना, इनके कहा जाता है कि उनके शासन के बाद राज्य में व्यापक पतन हुआ। मीन्स इनके बाद राजेंद्र चोल के बाद चोल राजवंश में जो है ना पतन होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके 3 महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में जान गए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे चोलों के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग माइनर हिस्ट्री सेमेस्टर 3 की तैयारी कर रहे हो तो इसकी फुल्ली तैयारी आपको करवा दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, मैंने आपको पहले कहा था दोस्तों कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपको फुल्ली सपोर्ट करूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर ही नहीं रहे हो, है ना। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था मतलब समझते हैं हाँ कि वहाँ का प्रशासन कैसे चलाया जाए। जैसे मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, तो अपने घर को आप कैसे चलाइएगा। ठीक है, तो वही कहा जाता था कि चोल साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, वहाँ पर प्रशासन व्यवस्था कैसा था, है ना। तो देखिए कहा जाता है कि चोल प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण पद जो है वो राजा का होता था। किसका, सबसे महत्वपूर्ण पद राजा का होता था, जो संपूर्ण साम्राज्य पर नियंत्रण रखता था। जो क्या करता था, पूरे साम्राज्य पे जो है नियंत्रण रखता था। कहा जाता है कि चोलकालीन शासन राजतंत्र व्यवस्था पर आधारित था। चोलकालीन शासन जो है राजतंत्र व्यवस्था पर आधारित था और इस समय राजा का चयन अनुवांशिक रूप से होता था। इस समय जो है ना राजा का जो चुनाव है वो अनुवांशिक, मतलब मैं राजा हूं तो मेरा बेटा ही क्या बनेगा, वहां का राजा बनेगा। ठीक है, मिस कहा गया कि यानी कि राजा की मृत्यु के बाद उनका बड़ा पुत्र ही क्या बनेगा, वहां का राजा बनता था, जिसे युवराज की उपाधि दी जाती थी, जिनको क्या कहा जाता था, युवराज कहा जाता था। कहा जाता है कि चोलों की राजकीय चिन्ह बाघ था। चोलों का राजकीय चिन्ह जो था वो क्या था, बाघ था। चोलों के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमें उत्तर मेरूर अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। मीन्स चोलों के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम लोग को जो जानकारी प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, उत्तर मेरूर अभिलेख से। किससे, उत्तर मेरूर अभिलेख से जो है हम लोग को चोलों के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारियां मिलता है। ठीक है, कहा जाता है कि चोलों की राजधानी तंजौर थी। चोलों की राजधानी जो थी वो कौन सी थी, तंजौर थी। और संपूर्ण चोल साम्राज्य जो है ना 3 भागों में बटा हुआ था। संपूर्ण चोल साम्राज्य जो है वो 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, देखिए कहा गया है कि चोल के प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए यहाँ के प्रशासन व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया था। मीन्स चोल साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती से बनाए रखने के लिए जो है यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया था। पहला आपका है केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था। क्या है, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था। केंद्र मतलब समझते हैं पूरा देश, पूरा साम्राज्य हो गया। ठीक है, कहा जाता है कि चोल साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। चोल साम्राज्य जो था वो प्रांतों में विभाजित था, अलग अलग प्रांतों में विभाजित था, अलग अलग राज्यों में विभाजित था, जिसे क्या कहा जाता था, मंडलम। आज अभी हम लोग क्या करते हैं, राज्य कहते हैं ना, तो पहले इसको क्या कहा जाता था, मंडलम कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है कि चोल साम्राज्य में 8 मंडल थे।
चोल साम्राज्य में टोटल 8 मंडल थे और मंडल का प्रशासन चलाने के लिए किसी राजकुमार या उच्च अधिकारी की नियुक्ति किया जाता था। और मान लीजिए कोई मंडल है, ठीक है, कोई राज्य है, तो कोई राज्य को चलाने के लिए जो है ना किसी राजकुमार या तो उच्च अधिकारी की नियुक्ति किया जाता था। इसका नियुक्ति कौन करता था? राजा करता था। कौन? राजा। ठीक है, कहा गया कि जो राजा के व्यवसाय के रूप में कार्य करता था, जो क्या करता था? राजा के व्यवसाय के रूप में काम करता था। जैसे मान लीजिए हमारा झारखंड है, तो हमारा झारखंड का भी कोई क्या होता है? मुख्यमंत्री है कि नहीं है? हाँ, तो वो झारखंड को चला रहा है कि नहीं? हाँ, तो वैसे ही, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रांत था जिसको मंडलम कहा जाता था, तो मंडलम को चलाने के लिए कोई राजा या तो व्यवसाय का चुनाव किया जाता था। ठीक है, कहा जाता है कि चोलों का शासन प्रणाली राजतांत्रिक था। अगर चोलों का शासन प्रणाली की बात करें तो वहां पर कैसा प्रणाली था? राजतांत्रिक, मीन्स राजा वहां पे क्या करता था? शासन करता था। वहां राजा समस्त शासन तंत्र का प्रमुख संचालन था। वहां पे जो राजा होता था वो क्या होता था? समस्त, मीन्स पूरे शासन तंत्र का प्रमुख संचालक होता था। वह शासन का कार्य मंत्रियों की सलाह एवं सहायता से करता था। वह जो शासन का कार्य करता था वो किसके सलाह से करता था? अपने मंत्रियों के सलाह और सहायता से ही करता था। कौन? चोल राजवंश का राजा। ठीक है, फिर देखिए दूसरा है स्थानीय प्रशासन व्यवस्था। वहां का स्थानीय प्रशासन व्यवस्था कैसा था? तो देखिए कहा जाता है कि चोल वंश की सबसे बेहतर व्यवस्था उनके स्थानीय प्रशासन को माना जाता था। मीन्स चोल वंश का जो सबसे बेहतर व्यवस्था है वो कौन सी है? उसकी स्थानीय प्रशासन व्यवस्था है। ठीक है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ग्राम प्रशासन की ही एक इकाई थी। अगर स्थानीय प्रशासन बात करें तो ये जो है ना ग्राम प्रशासन का ही एक इकाई था, है ना। और ग्राम का प्रशासन जो है स्वयं कौन होता था? ग्रामवासी करते थे। मीन्स ग्राम का प्रशासन जो है वो कौन होता था? ग्रामवासी, मीन्स गांव के लोग ही होते थे। कहा जाता है कि जो ग्राम के मुख्य व्यक्ति होते थे, मीन्स गांव के जो मुख्य व्यक्ति होते थे, राजा द्वारा उन्हें ग्रामों में स्थानीय प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी दिया जाता था। मीन्स गांव के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, जैसे मान लीजिए मुखिया, ठीक है, तो उनको जो है ना राजा के द्वारा ग्राम को चलाने के लिए, गांव को चलाने के लिए क्या जाता था? स्थानीय प्रशासन दिया जाता था, ताकि भू राजस्व को वह व्यक्ति पूरे ग्राम वालों से लेकर के सरकारी प्रशासन में जमा करे। ठीक है, ताकि वो क्या करे? भू राजस्व व्यवस्था जो है उसको गांव के व्यक्तियों से जमा करवा करके सरकार के पास जमा करे। और कहा जाता है कि चोलों के स्थानीय प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरू अभिलेख से प्राप्त हुआ। ठीक है, और चोलों का जो स्थानीय प्रशासन की जानकारी जो है ना वो भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर मेरू अभिलेख से। कहाँ से? उत्तर मेरू अभिलेख से। कोई पूछेगा कि चोलों के स्थानीय प्रशासन की जानकारी जो है वो कौन सा अभिलेख से प्राप्त हुआ? तो उत्तर मेरू अभिलेख। कौन सा? उत्तर मेरू अभिलेख से। ठीक है, अब देखिए तीसरा इसका जो व्यवस्था था, ठीक है, वो है ग्राम सभा या सभा। क्या था? प्रशासन व्यवस्था तीसरा क्या है? ग्राम सभा या सभा। देखिए कहा गया है कि चोलों के अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सभा को 30 भागों में बांटा गया था। मीन्स चोलों का जो अभिलेख है उससे प्राप्त जानकारी के अनुसार से पता चला है कि ग्राम सभा को जो है ना 30 भागों में बांटा गया था। कितना? 30 भागों में बांटा गया था। वैसे व्यक्ति को ग्राम सभा का प्रधान के रूप में चुना जाता था जिस व्यक्ति के पास यह सभी योग्यताएं होती थी। मीन्स कहने का अर्थ यह है कि जैसे मान लीजिए गांव का प्रधान है, ठीक है, गांव का मुखिया चुनना है, तो गांव का मुखिया किसको चुना जाएगा? किसी को भी चुन देंगे क्या? नहीं। तो वैसा कहा गया है कि वैसे व्यक्ति को ग्राम सभा का प्रधान चुना जाता था जिसमें कुछ योग्यता होती थी। तो क्या क्या योग्यता है? तो पहला योग्यता है कि वह व्यक्ति उस ग्राम का रहने वाला हो। सबसे पहली बात है कि वह व्यक्ति जो है उस गांव का रहने वाला होना चाहिए। दूसरा है कि उसकी आयु लगभग 35 से 70 वर्ष के बीच होना चाहिए। मीन्स वह जो व्यक्ति होना चाहिए उसका आयु जो है, उम्र जो है वो 35 साल से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, परंतु यदि उसका उम्र जो है 35 से कम हो और 70 से अधिक होगा तो उसको ग्राम सभा के सदस्य के रूप में, मीन्स प्रधान सदस्य के रूप में, मुखिया के रूप में चुना नहीं जाएगा। ठीक है, ये कौन कहा था? राजा कहा था। फिर दूसरा क्या था? आगे है कि वह व्यक्ति के पास लगभग 1.5 एकड़ की अधिक भूमि प्राप्त होनी चाहिए। मीन्स वह व्यक्ति मुखिया वही बन सकता है जिसके पास 1.5 एकड़ की भूमि होनी चाहिए। ठीक है, वह व्यक्ति की अपनी ही भूमि पर मकान होना चाहिए। और वह व्यक्ति का जो है ना अपना भूमि पे क्या होना चाहिए? मकान अवश्य होना चाहिए, तभी वो वहाँ का मुखिया बन सकता है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि उसे वैदिक मंत्रों और ब्राह्मणों ग्रंथों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। वह व्यक्ति जो है, जैसे मान लीजिए कोई मुखिया है, ठीक है, तो उसको क्या होना चाहिए? वैदिक मंत्रों और ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में ज्ञान अवश्य होना चाहिए, तभी वो वहाँ का क्या बन सकता है? मुखिया बन सकता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट में आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? यहाँ तक हम लोगों ने चोल साम्राज्य के उपलब्धियाँ
और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब लिखना इस प्रकार से है कि उपरोक्त लिखे गए बातों से यह स्पष्ट होता है कि चोल साम्राज्य की शासन व्यवस्था काफी बेहतर और उच्च कोटि की थी। अगर हम लोग चोल साम्राज्य की शासन व्यवस्था की बात करें, शासन प्रणाली की बात करें, तो यहाँ का शासन प्रणाली को चलाने के लिए जो है ना कई भागों में बांटा गया था। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ का शासन प्रणाली क्या था, काफी बेहतर था और उच्च कोटि का था। ठीक है, और इन्हीं शासन व्यवस्था के आधार पर विशाल चोल साम्राज्य को अच्छे तरीके से चलाया जाता था। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।